Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start BPSC SWMO examinations MCQ number 5 और ये मैराथन क्लास है जहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं EIA एंड हजार्डस वेस्ट। EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। दोस्तों, जो मैराथन क्लास मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारा मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू में बताया था कि जो मटेरियल्स दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के द्वारा टू द पॉइंट उसी टॉपिक का सिलेबस बनाया गया है। मार्केट में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास टोटल मटेरियल है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। आप वो हमारे ऐप से ले सकते हैं। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और स्टडी स्पार्क लिखिएगा गूगल प्ले स्टोर में, वहां से आप डाउनलोड करने के बाद हमारे मटेरियल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, 1 महीने ही मात्र एग्जाम्स के हैं और ये मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप लीजिए और तैयारी कीजिए। क्योंकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वो बहुत मोटा है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। आप देख सकते हैं, हमारे मटेरियल को देखिए, मैंने MCQ 4 में बता भी रखा है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल्स दिखा दूंगा कि मेरा मटेरियल कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस्ड वेस्ट वाटर स्लज कंस्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। उन्नत अपशिष्ट जल निम्नलिखित में से किसका गठन करता है? तो ये करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉलिड्स को, रासायनिक और जैविक ठोस को। द एडवांसमेंट वेस्ट वाटर स्लज कंस्टिट्यूट्स बायोलॉजिकल स्लज, this also constitutes chemical sludge. The advantage wastewater sludge is sent to the primary clarifier where mixing is carried out in order to provide an uniformity to the mixture. उन्नत अपशिष्ट जल कीचड़ जैविक कीचड़ का गठन करती है, इससे रासायनिक कीचड़ भी बनता है। उन्नत अपशिष्ट जल कीचड़ को प्राथमिक अपशिष्ट में स्पष्टीकरण में भेजा जाता है, जहां मिश्रण को एक रूपता प्रदान करने के लिए मिश्रित किया जाता है। What is the maximum concentration of total solid presents in wastewater? अपशिष्ट जल में मौजूद कुल ठोस पदार्थों की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो वो होती है 1200 मिलीग्राम पर लीटर। The concentration of total solid presents in weak wastewater in 350 milligram per liter. The concentration of total solid presents in a strong wastewater is 1200 milligram per liter. The medium range consists of 720 मिलीग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन की तो 1200 हो जाएगा और लोएस्ट की बात की जाएगी, कम की, सबसे कम की, मिनिमम की तो 350 हो जाएगा। अगर मीडियम कंसंट्रेशन की बात की जाएगी, मीडियम रेंज की बात की जाएगी तो 720 मिलीग्राम पर लीटर होगा। और ये किस लिए बात की जाएगी? तो जो वेस्ट वाटर है उसमें जो सॉलिड वेस्ट मौजूद है तो उसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है, अधिकतम सांद्रता होता है, वो कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपने मैक्सिमम किया 1200, अगर मिनिमम करना होता तो आपका क्या आंसर हो जाता 350, और वहीं अगर मीडियम करना होता तो आपका आंसर हो जाता 720। आई थिंक कि आप इसको समझ गए होंगे। कमजोर अपशिष्ट जल में मौजूद कुल ठोस पदार्थों की सांद्रता 350 मिलीग्राम पर लीटर है। मजबूत अपशिष्ट जल में मौजूद कुल ठोस पदार्थों की सांद्रता 1200 मिलीग्राम पर लीटर है और मध्यम श्रेणी में 720 मिलीग्राम पर लीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following tends to resist conventional method of waste water treatment? निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल उपचार के पारंपरिक तरीकों का विरोध करता है? पारंपरिक तरीका है उसका जो विरोध करता है वो है रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स और प्रायोरिटी पॉल्यूटेंट, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सब पारंपरिक तरीका है, कन्वेंशनल मेथड है। लेकिन रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स जो होता है ये कन्वेंशनल मेथड नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब और ये जो है कन्वेंशनल मेथड है, पारंपरिक तरीका है। बट जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट रिफ्रैक्टरी ऑर्गेनिक्स, ये कन्वेंशनल मेथड नहीं। Refractory organics tends to resist conventional methods of wastewater treatment. Typically, examples include surfactants, phenols, and agriculture pesticides. दूरदम्य कार्बनिक अपशिष्ट जल उपचार के पारंपरिक तरीकों का विरोध करते हैं। विशिष्ट उदाहरणों में सर्फेक्टेंट, फिनॉल और कृषि कीटनाशक शामिल है। Which of the following wastewater constituents are removed by chemical immobilization? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेरस। फॉस्फेरस इसका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल घटक रासायनिक स्थिरीकरण द्वारा हटा दिया जाता है? रासायनिक स्थिरीकरण के द्वारा जो घटक हटाया जाता है उसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। केमिकल इमोबिलाइजेशन इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ precipitation and adsorption. Phosphorus is removed by chemical immobilization and it is also removed by plant uptake. The plant utilizes phosphorus for various purpose. रासायनिक स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वर्षा और सोखना शामिल है। रासायनिक स्थिरीकरण द्वारा फास्फोरस को हटा दिया जाता है और इसे पौधे के ऊपर से भी हटा दिया जाता है। जो मशीनरी है विभिन्न प्रयोजनों के लिए फास्फोरस का उपयोग करता है। Which of the following represents the heavier inert material in wastewater? निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल में भारी निष्क्रिय पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रिट। ग्रिट जो होता है, ग्रिट represents the heavier inert matter in wastewater. एक्सप्लेनेशन देखिए। Grit represents the heavier inert matter in wastewater which will not decompose in treatment processes. It is identified with matter having a specific gravity of about 2.65 and design of grit chamber is based on the removal of all particles of about 0.011 inches or larger 65 mass. ग्रिट अपशिष्ट जल में भारी अक्रिय पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है जो उपचार प्रक्रियाओं में विघटित नहीं होगा। इसकी पहचान लगभग 2.65 के विशिष्ट गुरुत्व वाले पदार्थों से की जाती है और ग्रिट चैम्बर्स का डिजाइन लगभग 0.11 इंच या उससे बड़े 65 जाल के सभी कणों को हटाने पर आधारित होता है। लीड एजेंसीज डिसाइडेड वेदर इज रिक्वायर्ड और नॉट। EIA लीड एजेंसियों ने तय किया कि किसकी आवश्यकता है या नहीं, तो वो है EIA। लीड एजेंसी डिसीजन ऑन वेदर इशू परमिट और द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। अप्रूव्ड हो जाएगा इसका। परमिट जारी करने या परियोजना पर लीड एजेंसी का निर्णय स्वीकृत होता है। EIA इज अ स्टडी टू डेलिनेट बिटवीन बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स इज कॉल्ड मैक्रो। EIA लाभकारी और हानिकारक प्रभावों के बीच परिसीमन करने के लिए अध्ययन है मैक्रो। ओके, माइक्रो और मैक्रो पढ़े हैं ना। माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म और मैक्रो क्या होता है, ये बड़ा होता है। मतलब माइक्रो छोटे लेवल पे होता है और मैक्रो बहुत बड़े लेवल पे होता है, उसको मैक्रो बोलते हैं। ऐसे बोल दीजिए कि आपके गांव तक का जो एरिया हुआ वो माइक्रो हो गया और पूरा शहर पूरा बिहार क्या हो गया, मैक्रो हो गया। विच आर इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, कौन सा एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स है, तो वो है दोनों, डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स एंड रिव्यू लेवल एट्रीब्यूट्स। A and B इज द करेक्ट आंसर। डिटेल एट्रीब्यूट्स एंड रिव्यू लेवल एट्रीब्यूट्स। पर्यावरणीय गुण कौन से हैं? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं विस्तृत विशेषताएं, स्तर की विशेषताओं की समीक्षा। A and B। EIA इज कंज्यूमिंग प्रोसेस। EIA उपभोग की प्रक्रिया है, वो क्या है, टाइम। EIA is intrinsic link between and economic growth is called environment. The baseline studies in EIA pertain to existing environmental settling of proposed development area. Which one of the following step is not included in the scoping process? वो है description of environmental impact and creation of contingency plan को include नहीं किया जाता है scoping process में। निम्नलिखित में से कौन सा चरण स्कोपिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो वो है पर्यावरणीय प्रभावों का विवरण और आकस्मिक योजना का निर्माण। और जो रेस्ट है बेसलाइन डिस्क्रिप्शन एंड पोटेंशियल एडिशनल डेटा कलेक्शन नीड्स, ये ऐड होता है। डिफाइनिंग सेट ऑफ क्राइटेरिया टू असेस द प्रोजेक्ट्स, ये सेट होता है। सेटलिंग ऑफ एक्सपर्ट टीम दैट विल कंडक्ट EIA, ये होता है। ठीक है, आधारभूत विवरण और संभावित अतिरिक्त डेटा संग्रह की जरूरतें, परियोजनाओं का आकलन करने के लिए मानदंडों को सेट को परिभाषित करना, विशेषज्ञ दल का गठन जो EIA का संचालन करेगा, ये सब शामिल होता है। डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस कैपेसिटी बेस्ड ऑन रीजनल कैरिंग कैपेसिटी। ओके, विकास योजना प्रक्रिया के आधार पर कौन सी क्षमता है, क्षेत्रीय वहन क्षमता। EIA is way of evaluating and controlling of quality of human environment. EIA मूल्यांकन और नियंत्रण करने का तरीका है मानव की गुणवत्ता और पर्यावरण।
EIA is report to relevant regulatory authority is called applicant. EIA प्रासंगिक नियामक प्राधिकरण को रिपोर्ट करता है आवेदक ही रिपोर्ट करेगा, ठीक है, EIA अधिकरण को। मस्ट पे प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल कॉल्ड पॉल्यूटर, भुगतान करना होगा सिद्धांत लागू होता है प्रदूषक में। ये सब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन है। EIA may define formal process used to predict environmental consequences of any development project. EIA कोई भी विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग की जाने वाली औपचारिक प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। EIA is supporting the goals of environmental protection and sustainable development. EIA पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों का समर्थन कर रहा है। EIA is provided for of public government agencies to review proposed activities called involvement. प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा के लिए सार्वजनिक सरकारी एजेंसियों के लिए EIA भागीदारी प्रदान किया जाता है। ओके, जब भी आपको जो गतिविधि है उसका समीक्षा करना है तो सरकारी एजेंसियों के लिए इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है, भागीदारी जरूरी है EIA में, तब जाकर आप जो गतिविधियों की समीक्षा कर सकते हैं। is a way of mapping environmental consequence of significant aspect of project. तो इसका आंसर हो जाएगा impact prediction. Impact prediction is a way of mapping environmental consequences of significant aspect of project. परियोजना के महत्वपूर्ण पहलू के पर्यावरणीय परिणामों के मानचित्रण का एक तरीका है प्रभाव भविष्यवाणी। Scale and severity of impact is determined by whether it is, प्रभाव का पैमाना और गंभीरता इस बात से निर्धारित होती है कि यह है या नहीं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, प्रतिवर्ती या अपरिवर्तनीय। EIA is necessary because environmental impacts of developments are of public interest. EIA आवश्यक है क्योंकि विकास के पर्यावरणीय प्रभाव सार्वजनिक हित के हैं। करेक्ट। Which of the following statements are false? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी जो है ये फॉल्स है, बाकी सब सही है। लैंड यूज प्लानिंग सिस्टम डू द सेम थिंग एज EIA, करेक्ट है। और EIA इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, गलत है, ये फॉल्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली नहीं है। ओके, सस्ता है ये। EIA is intended to be a rational and comprehensive assessment. EIA is a process. तो EIA जो होता है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज अ प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, इसको जानना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है तो बी, EIA महंगा और समय लेने वाला है, ये हम लोगों ने कर लिया था, और बाकी सब सही है EIA में। तो भूमि उपयोग योजना प्रणाली EIA के समान काम करती है, सही है। EIA का उद्देश्य एक तर्कसंगत और व्यापक मूल्यांकन होता है। EIA एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। Where undertaken, EIA should be used to help determine whether consent is given for development. जहां किया गया है वहां EIA का उपयोग यह निर्धारित करने में सहायता के लिए किया जाना चाहिए कि विकास के लिए सहमति दी गई है या नहीं। यह हमेशा दिया जाना चाहिए, ठीक है। Where undertaken, जहां पर अंडरटेकिंग है वहां पर हमेशा EIA को always EIA should be used to help determine whether consent is given for development, ठीक है। हमेशा EIA का उपयोग यह निर्धारित करने में सहायता के लिए किया जाना चाहिए कि विकास के लिए सहमति दी गई है या नहीं। The primary reason for environmental impact assessment is to identify the environmental consequence of development in advance. इसका करेक्ट आंसर है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का प्राथमिक कारण है विकास के पर्यावरणीय परिणामों की पहले से ही पहचान करना। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज स्पेसिफिकेशन है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन विशेषता है इसकी साइट की। साइट होता है ना, वेस्ट का साइट, डिस्पोजल साइट, कलेक्शन साइट, ट्रांसफर स्टेशन साइट, और इसके लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक स्पेसिफिकेशन है, साइट। विच इज EIA मेथोडोलॉजी मिटिगेशन, EIA पद्धति कौन सी है? तो वह है शमन। मिटिगेशन को हिंदी में शमन बोलते हैं।
BEIA procedure identifies the possible positive and negative impacts to the environment resulting from a proposed project. These impacts are identified over both dash short term and long term time frame. EIA प्रक्रिया प्रस्तावित परियोजना के परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करती है। इन प्रभावों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों समय सीमा में की जाती है। ये स्टेटमेंट याद करना है आपको। Who will be decided EIA required or not? कौन तय करेगा कि EIA की आवश्यकता है या नहीं? वो करेगा लीड एजेंसी। मैंने पढ़ाया अभी लीड एजेंसी। लीड एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is EIAS? तो इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट। EIS स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट। EIAS क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन विवरण। EIA is evaluating and simulator quality of human and environment. EIA मानवीय और पर्यावरण की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सिमुलेटर गुणवत्ता कर रहा है। ओके, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है मानव और पर्यावरण। स्क्रीनिंग इज वेदर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एज पर स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। तो स्क्रीनिंग जो होता है यह वैधानिक अधिसूचना के अनुसार परियोजना की आवश्यकता है या नहीं। तो यह एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए आवश्यक है। ओके, पर्यावरण मंजूरी के लिए स्क्रीनिंग एक लीगल नोटिफिकेशन है, यह जरूरी है। मिटिगेशन मेजर्स में बी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। समन उपाय जन जागरूकता कार्यक्रम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव, निवारक। Which of the following process is employed to gain sufficient head for the waste water? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपशिष्ट जल के लिए पर्याप्त शीर्ष प्राप्त करने के लिए नियोजित है? तो इसका आंसर है पंपिंग। पंपिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर। Pumping facilities may be employed to gain sufficient head for the wastewater to flow through the treatment work to the point of final disposal. Pumping is also generally required for recirculation of all or part of the flow around certain units within the plant. Pumping facilities are classified as effluent or recirculation stations and perform a critical function. अपशिष्ट जल को उपचार कार्यों के माध्यम से अंतिम निपटान के बिंदु तक प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त शीर्ष प्राप्त करने के लिए पंपिंग सुविधाओं को नियोजित किया जा सकता है। पंपिंग भी आमतौर पर संयंत्र के भीतर कुछ इकाइयों के आसपास सभी या प्रवाह के हिस्से पुनरावर्तन के लिए आवश्यक है। पंपिंग सुविधाओं को प्रभावशाली बहिस्राव या पुनरावर्तन स्टेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और एक महत्वपूर्ण कार्य है ये। Which of the following is the most commonly used coagulant? ऑप्शन फेरिक सल्फेट, कोल, एलम, लाइमस्टोन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कोएगुलेंट है? तो वो है एलम, फिटकरी। फिटकरी सबसे अधिक यूज होता है पानी में। आप देखते हुएगा लोग पानी में इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सेडिमेंटेशन यूजिंग केमिकल कोगुलेशन हैज बीन इम्प्लाइड मेनली टू pre-treatment of industrial or process waste waters and removal of phosphorus from domestic waste waters. Alum is mostly used as it is cheap and easily available. रासायनिक जमावट का उपयोग करके अवसादन मुख्य रूप से औद्योगिक या प्रक्रिया अपशिष्ट जल के पूर्व उपचार और घरेलू अपशिष्ट से फास्फोरस को हटाने के लिए निहित किया गया है। फिटकरी का अधिकतर उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। Which of the following waste water treatment plant may or may not need the screens? तो वो होता है इंडस्ट्रियल। निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को स्क्रीन की आवश्यकता भी हो सकती है और नहीं भी? मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बताया था, इंडस्ट्री के बारे में, कि वहां पे जो इंडस्ट्री वेस्ट वाटर को यूज करती है वहां पे स्क्रीनिंग के थ्रू क्या करती है, वेस्ट वाटर को छलनी के द्वारा छान लेती है और फिर उसको, उसका एक प्रोसेस है, फिर उस पानी को यूज करती है। मैंने प्रोसेस को बताया भी था। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो स्क्रीन ट्रीटमेंट, ये वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया गया स्क्रीन ट्रीटमेंट है, कौन सा जो प्लांट है वो यूज कर सकता है, यूज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल। अब बोलिएगा क्यों? अब देखिए, कोई इंडस्ट्री है जो वेस्ट वाटर यूज कर रहा है नदी से, तो वहां पे तो उसको यूज करना होगा। लेकिन बहुत सारा इंडस्ट्री ऐसा है जो वेस्ट वाटर यूज नहीं कर रहा, वो वहां पर क्लीन वाटर यूज कर रहा है, तो उसके लिए स्क्रीन का जरूरत ही नहीं है। जब नॉर्मल वाटर यूज कर रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो
बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जिसको जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको नहीं पड़ती है। यही पूछा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र को स्क्रीन की आवश्यकता हो सकती है और नहीं भी? तो वो है औद्योगिक इंडस्ट्रियल। तो स्क्रीन के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, मेरा क्लास देखिए आप, क्लास मेरा देखना बहुत जरूरी है। वहां पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और जो एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन है ना, उसको जब मैं मैच करता हूँ तो लगता है कि नहीं, मैंने जो मटेरियल बनाया है वो बेस्ट है, काफी बढ़िया है। हालांकि 1 महीने टाइम है, आप बहुत जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और मे नॉट नीड द स्क्रीन्स। Screens must be provided even for industrial wastewater treatment plants to separate label, stopper, cardboard and other packaging material. औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों को स्क्रीन की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी। मैंने वो आपको कारण बता दिया है। औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के लिए अलग अलग लेबल, स्टॉपर, कार्डबोर्ड और अन्य पैकेजिंग सामग्री के लिए भी स्क्रीन प्रदान की जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन। Which of the following is the product obtained when a coagulant is mixed with wastewater? तो वो सेडिमेंट्स है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब प्राप्त होता है जब एक कोगुलेंट को अपशिष्ट जल के साथ मिलाया जाता है? उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स, तलछट। एक्सप्लेनेशन देखिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट इज एलम। ए कोगुलेंट कंबाइंस विद द impurities in wastewater and form an end product called flux which is greater in diameter and can be easily removed. कोगुलेंट जो बहुत ज्यादा यूज होता है आसानी से, उसको फिटकरी बोलते हैं, हिंदी में एलम है, और साधारणतः बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये सस्ता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कोगुलेंट फिटकरी है। एक कोगुलेंट अपशिष्ट जल में अशुद्धियों के साथ मिलकर एक अंतिम उत्पाद बनाता है जिसे फ्लॉक्स कहा जाता है, जो व्यास में अधिक होता है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। व्हाट इज द वेस्ट वाटर कॉल्ड आफ्टर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिमूव ऑफ सॉलिड्स? ठोस पदार्थों के भौतिक और जैविक निष्कासन के बाद अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर, माध्यमिक उपचारित अपशिष्ट जल। आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखिए। आफ्टर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज आफ्टर फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड्स एंड बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड्स द वेस्ट वाटर में बी कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर। इस प्रकार के उपचार के बाद ठोस पदार्थों को भौतिक रूप से हटाने और ठोस पदार्थों को जैविक रूप से हटाने के बाद होता है अपशिष्ट जल को द्वितीय उपचारित अपशिष्ट जल कहा जा सकता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर? नगर निगम के अपशिष्ट जल में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसका 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर फॉस्फोरस की मात्रा होती है नगर निगम के वेस्ट वाटर में। जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 5 से 20 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सप्लेनेशन देखिए। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में कंटेन्स फ्रॉम 5 to 20 milligram per liter of total phosphorus, of which 1 to 5 milligram per liter is organic and the rest in inorganic. The individual contribution tends to increase because phosphorus is one of the main constituents of synthetic detergents. नगर निगम के अपशिष्ट जल में कुल फास्फोरस का 5 से 20 मिलीग्राम लीटर हो सकता है, जिसमें 1 से 5 मिलीग्राम लीटर कार्बनिक और शेष अकार्बनिक होता है। व्यक्तिगत योगदान में वृद्धि होती है क्योंकि फास्फोरस सिंथेटिक डिटर्जेंट के मुख्य घटकों में से एक है। हाउ डज द वेस्ट वाटर इंटर द रिएक्टर? अपशिष्ट जल रिएक्टर में कैसे प्रवेश करता है? तो करता है बॉटम, मतलब नीचे से रिएक्टर में प्रवेश करता है, बॉटम नीचे बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। वेस्ट वाटर इंटर्स द रिएक्टर फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लोज फॉरवर्ड। A suspended sludge blanket filters and treats the wastewater as the wastewater flows through it. अपशिष्ट जल नीचे से रिएक्टर में प्रवेश करता है और आगे की ओर बहता है। एक निलंबित कीचड़ कंबल फिल्टर करता है और अपशिष्ट जल का उपचार करता है क्योंकि इसमें से अपशिष्ट जल बहता है। Which of the following is the common indicator organism used in the evaluation of wastewater? निम्न में से कौन सा सामान्य संकेतक जीव अपशिष्ट जल के मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेकल कॉलीफॉर्म। फेकल कॉलीफॉर्म इज द कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर। फेकल कॉलीफॉर्म समान संकेतक जीव अपशिष्ट जल के मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वेस्ट वाटर इवोल्यूशन इज fecal coliform, but there has been discussion regarding the use of
एस्केरिकिया कोली, ई कोली बोलते हैं, और टोटल कॉलीफॉर्म। अपशिष्ट जल मूल्यांकन के लिए सबसे आम संकेतक जीव है फेकल कॉलीफॉर्म, लेकिन एस्केरिकिया कोली, ई कोली या टोटल कॉलीफॉर्म के उपयोग के संबंध में आगे चर्चा की गई है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर? अपशिष्ट जल में ठोस पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? 40% होता है। 40% is the minimum percentage of solids in wastewater. Okay. The organic matter consists mainly of proteins, carbohydrates and fats. Between 40 and 65% of the solids in an average wastewater are suspended. Usually about 60% of the suspended solids in a municipal wastewater are too suitable. कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। ठीक है, कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है। एक औसत अपशिष्ट जल में 40 से 65% ठोस पदार्थ निलंबित रहते हैं। आमतौर पर नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जल में 60% निलंबित ठोस होते हैं जो कि निपटान योग्य हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर? सेप्टिक अपशिष्ट जल का रंग कैसा होता है? वो होता है ब्लैक, काला। सेप्टिक अपशिष्ट जल का रंग काला होता है। The color of the septic water is black. If the waste water undergoes some degrees of decomposition, the color of water is light gray. सेप्टिक जल का रंग काला होता है। यदि अपशिष्ट जल कुछ हद तक अपघटन से गुजरता है तो पानी का रंग हल्का भूरा होता है। Which of the following is constructed outside the building to carry waste water discharge? निम्नलिखित में से किसका निर्माण भवन के बाहर अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है गली ट्रैप के बारे में। गली ट्रैप, ये गली ट्रैप जो होता है ना, इसके बारे में मैंने MCQ 4 इससे पहले, मतलब आज से 7-8 महीने पहले मैंने डाला हुआ था वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें पढ़ाया है विद फिगर, और मैंने अपने क्लास में भी पढ़ाया है। आप इसको देखिए, और ये आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, गली ट्रैप इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग टू कैरी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। गली ट्रैप निर्माण भवन के बाहर अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर के डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। गली ट्रैप, गली ट्रैप आर कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग टू कैरी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम वॉश बेसिन, सिंक्स, बाथरूम्स etc. वॉश बेसिन, सिंक, बाथरूम आदि से अपशिष्ट जल को बाहर निकालने के लिए भवन के बाहर गली ट्रैप का निर्माण किया जाता है। व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक कॉल्ड? रसोई के सिंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रे वाटर। द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक्स कॉल्ड एज ग्रे वाटर। रसोई के सिंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को ग्रे पानी कहते हैं। Normally, a minimum of 75 mm diameter pipes are used for drainage of wastewater. ये हमने पढ़ रखा है। Wastewater is from showers, basins, kitchen sinks, washing machines and the like. This is also called grey water. आमतौर पर अपशिष्ट जल की निकासी के लिए कम से कम 75 मिलीमीटर व्यास के पाइप का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल वर्षा बेसिन, रसोई के सिंक, वॉशिंग मशीन आदि से होता है। इसे ग्रे वाटर भी कहा जाता है। Which of the following wastewater does not contain sewage? निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट जल में सीवेज नहीं होता है? वो है सुलेज। सुलेज में सीवेज नहीं होता है, बाकी सीवरेज, ग्रे वाटर एंड सीवेज ये सब होता है सीवेज में। The wastewater coming from bathrooms and kitchens which does not contain fecal matter is known as sewage. Sewer is a pipe carrying sewage from water conduits. बाथरूम और रसोई से आने वाला अपशिष्ट जल जिसमें मल नहीं होता है उसे मल कहा जाता है। सीवर पानी की नाली से सीवेज ले जाने वाला एक पाइप है। ये जो सीवर जो होता है ना, ये पानी की नाली से सीवेज ले जाने वाला पाइप है। ओके, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द रीयूज ऑफ सीवेज स्लज? सीवेज कीचड़ के पुनः उपयोग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो वो है बायोसॉलिड्स। सीवेज कीचड़ के पुनः उपयोग के लिए प्रयुक्त शब्द है बायोसॉलिड्स। बायोसॉलिड्स इज द टर्म यूज फॉर द रीयूज ऑफ सीवेज स्लज। याद करते रहना है आपको। बायोसॉलिड्स is a term often used in wastewater engineering application and public relation efforts by local water authorities when they want to put the focus on reuse of sewage sludge after the sludge has undergone suitable treatment process.
बायोसॉलिड्स एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग प्रकाशनों और स्थानीय जल अधिकारियों द्वारा जनसंपर्क प्रयासों में किया जाता है, जब वे उपयुक्त उपचार प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सीवेज कीचड़ के पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। Which of the following is required to transport a storm water runoff from roofs, parking lots, streets and highways to a point of discharge? छतों, पार्किंग स्थलों, सड़कों और राजमार्गों से वर्षा जल के अपवाह को डिस्चार्ज स्थल तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है स्टॉर्म सीवर की। स्टॉर्म सीवर की आवश्यकता होती है। और ये जो वेस्ट वाटर सीवर है, वाटर सीवर्स है, सैनिटरी सीवर्स है, सब के बारे में आपको पढ़ना है। स्टॉर्म सीवर के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। तूफान सीवर भी हिंदी में बोला जाता है इसको। There are different types of sewers used based on a type of flow it is designed to carry. Storm sewers are required to transport the storm water turnoff from roofs, parking lots, streets and highways to a point of discharge. A storm drainage system helps to minimize flooding and soil emission. एक प्रकार के प्रवाह के आधार पर विभिन्न प्रकार के सीवर का उपयोग किया जाता है जिसे इसे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तूफान के पानी को छतों, पार्किंग स्थल, सड़कों और राजमार्गों से निर्वहन के बिंदु तक ले जाने के लिए तूफान सीवरों की आवश्यकता होती है। तूफान जल निकासी प्रणाली बाढ़ और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती है। What is the upflow velocity considered for an UASB while treating domestic wastewater? घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार करते समय UASB के लिए अपफ्लो वेग क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये माना जाता है 0.8 से 1 मीटर प्रति आवर, 0.8 से 1 मीटर प्रति आवर प्रति घंटा के स्पीड से ये जो होता है UASB ट्रीटिंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है। अच्छा, UASB का जो ट्रीटमेंट होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए, इसका अपफ्लो वेलोसिटी जो होता है, ये जो अपफ्लो वेग जो होता है वो होता है 0.8 से 1 मीटर प्रति घंटा। The upflow velocity considered for an UASB while treating domestic wastewater is 0.8 to 1. In most cases, it is 0.9. This wastewater is mixed with the influent biomass from the bottom of the reactor. Upflow anaerobic sludge blanket reactor, UASB का फुल फॉर्म होता है अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। ये ध्यान रखना है आपको। घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार करते समय UASB के लिए अपफ्लो वेग 0.8 से 1 माना जाता है। ज्यादातर मामलों में यह 0.9 है। यह अपशिष्ट जल रिएक्टर के नीचे से प्रभावशाली बायोमास के साथ मिश्रित होता है। अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर UASB। What is the hydraulic loading rate in M2 MQ प्रति hour of a cloth disc filter assumed while designing it? एक क्लॉथ डिस्क फिल्टर को डिजाइन करते समय मान लिया गया है कि m² या m³ प्रति आवर में हाइड्रोलिक लोडिंग दर क्या है? तो यह है 0.1 से 0.27। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो है प्रति वर्ग और प्रति मीटर क्यूब में प्रति घंटा 0.1 से 0.27 है। एक्सप्लेनेशन देखिए। The hydraulic loading rate of a cloth disc filter assumed while designing it is 0.1 से 0.27 प्रति वर्ग प्रति मीटर क्यूब प्रति आवर। This is measured in the dependence on the suspended solid present in the wastewater. एक क्लॉथ डिस्क फिल्टर की हाइड्रोलिक लोडिंग दर को डिजाइन करते समय माना जाता है कि यह 0.1 से 0.27 मीटर वर्ग या मीटर क्यूब प्रति घंटा है में से मापा जाता है। यह अपशिष्ट जल में मौजूद निलंबित ठोस पर निर्भर करता है। व्हाट इज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इन प्रति वर्ग या प्रति वर्ग मीटर क्यूब प्रति घंटा ऑफ ए डिस्क फिल्टर assumed while designing it? किसी डिस्क फिल्टर को डिजाइन करते समय मान लिया गया है कि उसके प्रति वर्ग मीटर या प्रति मीटर क्यूब प्रति घंटा में हाइड्रोलिक लोडिंग दर क्या है, तो वह माना गया 0.25 से 0.83। The hydraulic loading rate of a disc filter assumed while designing it is 0.25 to 0.83 meter square meter cube प्रति hours. This is measured in the units meter square या meter cube per hour. This depends on the suspended solid present in the wastewater.
इसे डिजाइन करते समय डिस्क फिल्टर की हाइड्रोलिक लोडिंग दर 0.25 से 0.83 वर्ग मीटर या मीटर क्यूब प्रति घंटा है। इसे इकाई मीटर वर्ग या मीटर क्यूब प्रति घंटा में मापा जाता है। यह अपशिष्ट जल में मौजूद निलंबित ठोस पदार्थों पर निर्भर करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2 टैंक्स प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक सिस्टम? सेप्टिक टैंक सिस्टम में उपलब्ध कराए गए 2 टैंकों का क्या कार्य है? डिवाइड ब्लैक एंड ग्रे वाटर। डिवाइड ब्लैक एंड ग्रे वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा। सेप्टिक टैंक सिस्टम में उपलब्ध कराए गए 2 टैंकों का तात्पर्य है काले और भूरे रंग का जो पानी होता है उसे विभाजित करने के लिए। जो 2 टैंक बनाया जाता है ना सेप्टिक टैंक में, उसमें काला पानी और भूरा पानी को अलग अलग करने के लिए ये 2 पार्ट बनाए जाते हैं टैंक में। Septic system are commonly used to treat wastewater. There might be one tank that combines all black and grey water or 2 tank that divide the black and grey water. सेप्टिक सिस्टम का उपयोग आमतौर पर अपशिष्ट जल के उपचार के लिए किया जाता है। एक टैंक हो सकता है जो सभी काले और भूरे पानी को जोड़ता है या 2 टैंक जो काले और भूरे पानी को विभाजित करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इन पब्लिक डिसीजन। जनता की भागीदारी जनता के निर्णय में है। क्या है वो? लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर है? Provides an opportunity to the directly affected people to express their concerns and brings transparency in the environmental clearance system. ये है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग जो होता है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसको? जनता को। जन सुनवाई सीधे प्रभावित लोगों को अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है और पर्यावरण मंजूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाता है। ओके। Public consultation in which concerns of the local people regarding the of a project are defined and taken into account in the EIA study. सार्वजनिक परामर्श जिसमें एक परियोजना के संबंध में स्थानीय लोगों की चिंताओं को परिभाषित किया जाता है और EIA अध्ययन में ध्यान रखा जाता है, उसको कहते हैं एडवर्स इम्पैक्ट। क्या कहते हैं? एडवर्स इम्पैक्ट, प्रतिकूल प्रभाव। ओके। Public consultation is generally done in while public participation goes a step ahead and takes into account the dialogue, scrutiny, consideration, response, etc. called listening mode. सार्वजनिक परामर्श आमतौर पर तब किया जाता है जब सार्वजनिक भागीदारी एक कदम आगे जाती है और बातचीत, जांच, विचार, प्रतिक्रिया इत्यादि को ध्यान में रखती है। उसे कहते हैं सुनने की विधा। ठीक है? इंग्लिश में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। हाँ, हिंदी समझने के लिए ठीक है, बट क्योंकि ये टेक्निकल बैकग्राउंड का सिलेबस है तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इंग्लिश इजी और हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक हियरिंग। जन भागीदारी को जन सुनवाई के रूप में पेश किया गया। कब? 1997 में। जन भागीदारी को जन सुनवाई के रूप में 1997 में पेश किया गया था। The public can hand over the written suggestions, views, comments and objections to SPCB within of releasing such notice. जनता इस तरह के नोटिस जारी करने के भीतर लिखित सुझाव, विचार, टिप्पणियां और आपत्तियां SPCB को सौंप सकती है। कितने दिनों में? 30 दिनों में। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको बताएगा कि पर्यावरण के प्रभाव का जो असेसमेंट किया जाता है उसमें पब्लिक को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। तो हम आम जनमानस जो है, आम जनता जो है, उन्हें यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उन्हें यह जानकारी मिलना चाहिए। देखिए, आप जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित हैं। जब आप पढ़ेंगे, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जानेंगे तो आपको आपके अधिकार, आपके दायित्व के बारे में पता चलेगा। फिर आप क्या है, सरकार से डिमांड कर सकते हैं या फिर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट्स डेवलपर will get a NOC from SPCB and submits application to the secretary to get environmental clearance. परियोजना विकासकर्ता को SPCB से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और पर्यावरण मंजूरी के लिए सचिव को आवेदन जमा करना होगा। कहाँ? तो वो करना होगा MOEF में। MOEF क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। Dash is then given the opportunity to react to the substantive issues and concerns raised, called proponent. Okay,
प्रस्तावक को तब उठाए गए वास्तविक मुद्दों और चिंताओं पर प्रतिक्रिया करने का अवसर दिया जाता है। Have been adequately consulted and have been part of the various decision making process is called stakeholders। पर्याप्त रूप से परामर्श किया गया है और विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का हिस्सा है, उसे हितधारक कहते हैं। Public hearing is a mechanism by which parliamentary committees obtain expert opinions on a proposed piece of legislation called information। जन सुनवाई एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा संसदीय समितियां विशेषज्ञ राय प्राप्त करती हैं। एक प्रस्तावित कानून क्या कहलाता है? सूचना। देखिए सूचना क्या है? जन सुनवाई का एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा संसदीय समितियां और जो विशेषज्ञ हैं वो राय प्राप्त करती है कि प्रस्तावित कानून क्या कहती है। जो प्रस्तावित कानून है उसके अनुसार यह प्रावधान है। Why hold a public hearing? जन सुनवाई क्यों आयोजित किया जाता है और क्यों करना चाहिए? देखिए, पब्लिक हियरिंग इज टू प्रोवाइड ऑब्टेन एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अमॉन्ग पार्लियामेंटेरियंस एक्सपर्ट्स। जन सुनवाई का उद्देश्य सांसदों विशेषज्ञों को जानकारी प्राप्त करना और आदान प्रदान करना, मतलब सूचना प्राप्त करना और सूचना का आदान प्रदान करना है। ओके, Public hearing and a community meeting lies in legal responsibility। सार्वजनिक सुनवाई और एक सामुदायिक बैठक कानून में निहित है जिम्मेदारी। क्या निहित है? जिम्मेदारी। Public participation constitutes a key components of the process called democratic public participation constitutes a key components of the process। Okay, डेमोक्रेटिक जो होता है जनता की भागीदारी प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक है। और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह भी रहे हैं, लोकतंत्र है यहाँ, उसी के बारे में बोला गया है। विच एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय पब्लिक हियरिंग? जन सुनवाई द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो किया जाता है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए साइट का सिलेक्शन करना, बैठक के लिए साइट का चयन। Public participation is considered as valuable source of information in local area। सार्वजनिक भागीदारी स्थानीय क्षेत्र में सूचना का मूल्यांकन स्रोत माना जाता है। ये सब वन लाइनर फॉर्म में है, याद करते जाइए। वन लाइनर है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आइए का क्वेश्चन, तो याद करते जाना है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज इफेक्टिव वे टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स। जनता की भागीदारी कम करने का प्रभावी तरीका क्या है? वो समस्या का निपटान है। Objectives of the public hearing are then made clear to the। जन सुनवाई के उद्देश्यों को तब स्पष्ट किया जाता है कब? जब पार्टिसिपेशन होता है। तो ये पार्टिसिपेंट्स जो है ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए प्रतिभागी जब होंगे तभी जन सुनवाई का उद्देश्य पूरा होगा। तो लोग पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा जब जन सुनवाई किया गया, मानी जनता का दरबार लगा दिया, वहां पे जनता आएगा ही नहीं, तो सुनवाई किसकी करेंगे आप? Proponent is given an opportunity to make a presentation of this project। प्रस्तावक को परियोजना पर एक प्रस्तुति देने का अवसर दिया जाता है। किसके द्वारा? EIS के द्वारा। ये EIS क्या होता है? Environmental Impact Statement होता है। Okay? Most public hearing lasts for a period of about are well attended। कहते हैं कि अधिकांश जन सुनवाई लगभग एक अवधि तक चलती है जिसमें अच्छी तरह से भाग लिया जाता है। कम से कम कितना होना चाहिए? 5 घंटे का। 5 घंटे तक का जन सुनवाई को एक अच्छा जन सुनवाई माना गया है। मोर देन 3 आवर्स होना चाहिए। अनाउंसमेंट मेड ऑन द नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ एन इम्पेंडिंग पब्लिक हियरिंग। ठीक है, डैश एक आसन्न जन सुनवाई के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन पर बनाया गया है। तो जो घोषणा जो होता है ना, घोषणाएं की जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है, वो क्या है? किसके द्वारा किया जाता है? जो नेशनल रेडियो है या टेलीविजन है उसके द्वारा अनाउंसमेंट है। No official is taken during a public hearing called action। जन सुनवाई के दौरान किसी अधिकारी को कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। जैसे नो ऑफिशियल एक्शन इज टेकन ड्यूरिंग अ पब्लिक हियरिंग।
डैश आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स टू अटेंड मीटिंग। मेंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनके पास इक्वल राइट होता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। यहाँ पे बोला भी गया है सदस्य समान है और उन्हें बैठकों में भाग लेने का समान अधिकार है। ऑल काउंसिल मीटिंग बी ओपन टू द बट द लॉ डज नॉट रिक्वायर दैट मेंबर्स कॉल्ड पब्लिक। पब्लिक के लिए लॉ रिक्वायर्ड नहीं है, जो मेंबर है उनके लिए, ठीक है। परिषद की सभी बैठकें सदस्यों के लिए खुली होंगी लेकिन कानून के लिए सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। यह मतलब सार्वजनिक रूप से लॉ में। डैश आर ऑल्सो सेंड टू ऑल स्टेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द पब्लिक हियरिंग। तो क्या करते हैं हम, न्यूज सेंड करते हैं, नहीं करते हैं, पॉलिसी सेंड करते हैं, नहीं, लेटर सेंड करते हैं। पत्र क्या किया जाता है, लेटर आर ऑल्सो सेंड टू ऑल स्टेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द पब्लिक हियरिंग। पत्र को सभी वैधानिक सरकारी विभागों को जन सुनवाई की सूचना देने के लिए भेजा जाता है। अब कहीं पे आप जन सुनवाई कर रहे हैं, मानिए जनता का दरबार लगा रहे हैं, तो पत्र के द्वारा आप भेज सकते हैं, सभी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डैश में ऑल्सो हैव देयर ऑन इंटरेस्ट इन द असेसमेंट रिजल्ट्स। तो एक्सपर्ट्स में ऑल्सो हैव देयर ऑन इंटरेस्ट इन द असेसमेंट रिजल्ट्स। मूल्यांकन परिणामों में विशेषज्ञ की अपनी रुचि होती है। विशेषज्ञ का जब तक अपना रुचि नहीं होगा तो इवेल्यूशन कैसे करेगा, मूल्यांकन कैसे करेगा, है ना। तो ये बहुत ही सटीक आंसर है इसका। न्यू इन्वॉल्विंग रीसेटलमेंट और डिस्प्लेसमेंट विल रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। नए शामिल पुनर्वास या विस्थापन के लिए सबसे व्यापक सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता होती है, परियोजना कहलाती है। Who will reveal new information, improve understanding and enable better choice called public consultation। कौन नई जानकारी प्रकट करेगा, समझ में सुधार करेगा और बेहतर विकल्प को सक्षम करेगा, तो वो सार्वजनिक परामर्श। डैश इज प्रोसेस फॉर पब्लिक हियरिंग। तो डेकोरम इज प्रोसेस ऑफ पब्लिक हियरिंग। एक डेकोरम होता है, ठीक है, वो पब्लिक हियरिंग का प्रक्रिया है। डेकोरम सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया है। क्रिएटिंग एमंग पब्लिक ऑन करंट एनवायरमेंटल इशू एंड सॉल्यूशंस। तो वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे और समाधान पर जनता के बीच निर्माण करना होता है। अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता जब तक आप नहीं फैलाएंगे तब तक पर्यावरण का जो मुद्दा है, जो उसका प्रॉब्लम है, समस्या है, उस पर समाधान नहीं किया जा सकता, उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। तो जागरूकता जरूरी है। None of these opportunity for equivalent in the EIA procedure for both the public of the affected party। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी होता है इसके लिए। प्रभावित पक्ष की जनता दोनों के लिए EIA प्रक्रिया में समकक्ष के लिए इनमें से कोई भी अवसर नहीं है, सार्वजनिक भागीदारी। Public participation thus provides the opportunity for communication between making decision and the public एजेंसी। एजेंसी क्या होता है, सार्वजनिक भागीदारी, निर्णय लेने और जनता के बीच संचार का अवसर प्रदान करने के लिए एजेंसियां जो होती हैं बहुत मदद करती हैं, मददगार साबित होती हैं। मे इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। पार्टिसिपेशन क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन को इंप्रूव कर सकता है। संचार और सहयोग में भागीदारी से सुधार हो सकता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन आर इनएडिक्वेट फाइनेंशियल एंड स्टाफ रिसोर्सेस। सार्वजनिक भागीदारी अपर्याप्त वित्तीय और कर्मचारी है संसाधन, रिसोर्सेज को बोलते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इंप्लाइज दैट द पब्लिक्स कंट्रीब्यूशंस विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन। सार्वजनिक भागीदारी का तात्पर्य है कि जनता का योगदान प्रभावित करेगा क्या, निर्णय। डैश मेकिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द EIA प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो EIA प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। निर्णय निर्माण EIA प्रक्रिया के दौरान होता है, याद रखना है। पब्लिक पार्टिसिपेशन हाउ देयर इनपुट अफेक्टेड डिसीजंस कम्युनिकेट्स। जन भागीदारी कैसे उनके इनपुट ने निर्णय को प्रभावित किया है, संचार। डैश आर हेल्ड एज पार्ट ऑफ द पब्लिक इंक्वायरी प्रोसेस। तो पब्लिक हियरिंग आर हेल्ड एज पार्ट ऑफ द पब्लिक इंक्वायरी प्रोसेस। डैश को सार्वजनिक जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। जन सुनवाई को सार्वजनिक जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। डैश पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ डैश। तो हियरिंग पार्टिसिपेशन जो होता है, ये एक सुनवाई जो होता है, प्रतिभागियों को पूरी अवधि के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें सुनवाई होती है उसमें प्रतिभागी को पूरे प्रोसेस के अंतर्गत प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रोडक्टिविटी कमीशन एक्ट डज रिक्वायर पार्टिसिपेंट्स टू बी ट्रूथफुल इन देयर रिमार्क्स। उत्पादकता आयोग अधिनियम में प्रतिभागियों को अपनी टिप्पणियों में सच्चा होना आवश्यक है। ये कब इनेक्ट हुआ था? 1999 में। बिकम अ रूटीन एंड एक्सपेक्टेड फीचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सार्वजनिक नीति निर्माण की एक नियमित और अपेक्षित विशेषताएं बन गई थी सार्वजनिक भागीदारी। प्रोसेस लेजिटिमेसी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू, प्रक्रिया की वैधता से जुड़ी हुई है ट्रस्ट, विश्वास। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक हियरिंग। एक जो सार्वजनिक भागीदारी जो है, सार्वजनिक भागीदारी 1997 में जन सुनवाई के रूप में पेश किया गया था। 1997 में पब्लिक शुड हैव अ से इन अबाउट एक्शंस दैट कुड अफेक्ट इट्स मेंबर लाइव्स डिसीजंस। ओके, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, डिसीजंस। जनता को उन कार्यों के बारे में कहना चाहिए जो उनके सदस्यों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, वो है निर्णय। डिसीजन के बारे में कहना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोवाइड्स पार्टिसिपेंट्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू इन अ मीनिंगफुल वे पार्टिसिपेट। सार्वजनिक भागीदारी प्रतिभागियों को वह जानकारी प्रदान करती है जिसकी उन्हें सार्थक रूप से आवश्यकता होती है, कहलाती है भाग लेना। डैश इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पब्लिक डिसीजन। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पब्लिक डिसीजन। सार्वजनिक निर्णय में लोकतांत्रिक सरकार है, सार्वजनिक भागीदारी। जब तक सार्वजनिक भागीदारी नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज इफेक्टिव वे टू प्रॉब्लम्स रिड्यूस। ये तो प्रॉब्लम तभी रिड्यूस हो सकता है जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा EIA में। जनता की भागीदारी समस्याओं का प्रभावी तरीका है, क्या वह है कम करना, रिड्यूस करना प्रॉब्लम को। रूल शुड बी क्लियर एंड सिंपल, फैसिलिटेटिंग वाइड अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन। एकदम जो नियम होना चाहिए वो स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। नियम व्यापक समझ और भागीदारी को सुगम बनाने वाले होना चाहिए और वो होने चाहिए सुस्पष्ट और सरल। ऐसा ना जटिल बना दीजिए कि किसी को नियम समझ में ही नहीं आए, उलझा हुआ रहे, तो फिर बेकार है। जब भी कानून बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, नियम बनना चाहिए, तो एकदम सरल और स्पष्ट बनना चाहिए, सामान्य, जो एकदम सीधा सीधा समझ में आ जाए। डैश ऑफ who shall preside over meetings in the absence of the mayor and the mayor problem। डैश महापौर और महापौर की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तो वो डेजिग्नेशन करता है। देखिए पद जो होता है ना, आदमी नहीं, पद करता है अध्यक्षता। डेजिग्नेशन ऑफ who shall preside over meeting in the absence of the mayor and the mayor proem। ओके, तो पदनाम से क्या होता है? अध्यक्षता होता है। Which is type of participation। तो टाइप जो होता है पार्टिसिपेशन का नॉमिनल होता है। भागीदारी एक प्रकार, नाम मात्र का प्रकार है। पार्टिसिपेटरी टूल्स आर स्पेसिफिक एक्टिविटीज डिजाइन्ड टू इनकरेज ज्वाइंट एनालिसिस, लर्निंग एंड एक्शन। ओके, सहभागी उपकरण विशिष्ट गतिविधियां हैं जिन्हें संयुक्त विश्लेषण, सीखने और कार्रवाई करने हेतु आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं हजार्डस वेस्ट में और लिक्विड वेस्ट में के क्वेश्चंस को। Which of these is not a primary pollutants। तो ऑक्सीजन जो होता है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ओके, कहता है इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन। और ये सब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीनी स्तर के ओजोन, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। ओजोन इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सिंस इट इज फॉर्म्ड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द यूवी रेज एंड नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड into the atmosphere by a source। ओजोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है क्योंकि what percentage of pollutants is gaseous in nature। प्रकृति में कितने प्रतिशत प्रदूषक गैसीय हैं? प्रकृति में कितने प्रतिशत प्रदूषक गैसीय हैं? इसका आंसर हो जाएगा 90%, 90%। Nearly 90% of the air pollutants are gases। सोच लीजिए वायु प्रदूषक जितने भी हैं वो गैस के फॉर्म में है, लगभग 90%, है ना। गजब क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। निम्नलिखित में से कौन एक अकार्बनिक प्रदूषक है? वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्या है? अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कौन सा है?
कार्बोनिल कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये दोनों है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर दोज विच प्राइमरली कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक सिंस इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। देखिए, जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं ना, उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? वो अकार्बनिक है और इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं होता है। Which of these belongs to the category of criteria pollutants? इनमें से कौन मानदंड प्रदूषकों की श्रेणी में आता है? ओजोन, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, टोटल। ठीक है, जितना भी है ना सब प्रदूषक है। ओजोन, लीड जो होता है, सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है ऑल ऑफ द एबव मेंशन आंसर। मानदंड प्रदूषक वे प्रदूषक है जिन्हें नुकसान पहुंचाने की उच्च क्षमता के कारण वर्गीकृत और मानकीकृत किया जाता है। Which of the following are classified as major source of air pollution? निम्नलिखित में से किसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? और इसका ऑप्शन देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज उपचार संयंत्र। एक्सप्लेनेशन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पोज एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन बिकॉज of the discharge of gases such as methane, oxide or oxides of sulfur and nitrogen. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में मीथेन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे गैसों के निर्वहन के कारण होते हैं। Which is the most abundant hydrocarbon in the atmosphere? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो होता है ये बहुत ही अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मीथेन इज हाईली अबंडेंट सिंस इट इज रिलीज ड्यूरिंग डिकेइंग प्रोसेस ऑफ डेड मैटर। मीथेन अत्यधिक प्रचुर मात्रा में है क्योंकि यह मृत पदार्थ की क्षय प्रक्रिया के दौरान जारी किया जाता है। ओके, व्हाट डज द एब्रिविएशन VOC स्टैंड फॉर? जो संक्षिप्त नाम है VOC का क्या अर्थ है? VOC का क्या अर्थ है? तो VOC का फुल फॉर्म होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, हिंदी में VOC। VOC is used as an abbreviation for volatile organic compounds. What is the range of vapor pressure of VOCs? VOCs के वाष्प दाब की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा है लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, कम वाष्प दबाव। VOC के वाष्प दबाव की सीमा है कम। जनरली VOCs have low vapor pressure enabling them to exist in atmosphere as gases. आमतौर पर VOC में वाष्प का दबाव कम होता है जिससे वे गैसों के रूप में वातावरण में मौजूद होते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, Which is the largest volume manufactured organic chemical? सबसे बड़ी मात्रा में निर्मित कार्बनिक रसायन कौन सा है? तो वो है एथिलीन। एथिलीन है ये। एथिलीन it is not toxic to human being or animals but has adverse effects on plants when present at very small concentrations as well and hence acts as an air pollutant. एथिलीन यह मनुष्यों या जानवर के लिए विषाक्त नहीं है लेकिन बहुत कम सांद्रता में मौजूद होने पर पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए वायु प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। एथिलीन के बारे में है ये। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे मैराथन क्लास का और आई होप कि आपको हमारा सेशन काफी अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। व्हाट डज PAH स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका आंसर हो जाएगा द कार्बनिक रसायन के संदर्भ में PAH का क्या अर्थ है? तो इसका PAH का फुल फॉर्म होता है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे बताया गया है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज बेंजोएपाइरिन इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग सिगरेट। सिगरेट से जो निकलता है वो होता है बेंजोएपाइरिन। देखिए
पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजो ए पायरीन एक प्रकार का प्रदूषक है जो एक जलती हुई सिगरेट से निकलता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और आई होप कि मैराथन क्लास आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। और साथ ही साथ अब मैं फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूंगा फिर से दोबारा कि आपको अगर मटेरियल्स चाहिए, 1 महीने आपके एग्जाम्स के हैं, टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस बीपीएससी ने जो जो लिख रखा है ना उसी का आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, और आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। आप इसे जरूर लें। स्टडी स्पार्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहा। स्टडी स्पार्क इस बार झंडा फहराएगा एग्जाम में, हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सक्सेस होंगे। आई होप हमारी विशेष आपके साथ है, आप बने असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, और आए स्टडी स्पार्क के प्लेटफॉर्म पे हम भी गर्व से कहेंगे कि आपने हमारे नोट्स को पढ़ा और वहां से आप सक्सेस हुए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। कहने जा रहा था कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। देख लीजिए सिलेबस क्या है आपका, दिया गया है द्वितीय पत्र का, देखिए ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। और उसका देखिए सिलेबस कितना ब्रॉड है, 3 टॉपिक है और सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में जब आप बुक देखने जाएंगे तो एक भी बुक नहीं मिलेगा। मोटा मोटा बुक छपकर बिक रहा है इंग्लिश मीडियम में, 800 पेज, 900 पेज, 1000 पेज का, लेकिन कोई भी टू द पॉइंट, टू द टॉपिक हमें नहीं बता रहा है। जैसे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट इसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजी सोसाइटी, मटेरियल फ्लो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो है पूरा यहाँ तक। इस तरह से कोई क्रमबद्ध करके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपको मटेरियल नहीं मिलेगा मार्केट में। बट मैंने जो मटेरियल बनाया है, काफी मेहनत किया है इस पर, लगभग 40 घंटे मेहनत किया है, और अभी मैं 10 से 11 घंटे से कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। बहुत सारा यूनिट मैंने लोड कर दिया है और 2 से 3 दिन में वो सारा यूनिट जो है मैं अपने ऐप पर लोड कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बीपीएससी ने जो ये सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा नोट्स है, आप उस नोट्स को देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा नोट्स है, देख लीजिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट कॉन्सिक्वेंस लाइफ, वेस्ट जनरेशन, मटेरियल फ्लॉज, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इंटीग्रेट आईएसडब्ल्यूएम, प्लानिंग फॉर आईडब्ल्यूएम, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। 14 का 14 टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका लास्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा मटेरियल है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश में है यहाँ पर, और ठीक इसका रूपांतरण आपको यहाँ पर दिख जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा मटेरियल। और टू द टॉपिक है, टू द पॉइंट है। जान लीजिए एग्जाम का 1 महीना है मात्र, और एग्जाम के 1 महीने में प्रिपरेशन करने के लिए आपको मटेरियल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप एग्जाम में आपके ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छा नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप युद्ध के मैदान में उतरे हैं तो आपके पास हथियार होना चाहिए। बिना हथियार के अगर आप लड़ने जाएंगे तो हार सुनिश्चित है। उसी तरह से है ये मटेरियल, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका टू द पॉइंट और सही टॉपिक, सही तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से आपको नोट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे और चाहेंगे कि एमसीक्यू वगैरह करके हम निकल जाए तो आपके लिए कठिन होगा। मुझे लगता है कि यह जो मटेरियल मैंने बनाया है स्टडी स्पार्क के द्वारा जो ये निर्मित है, यह बहुत ही बेस्ट है, और आशा है कि जो एग्जाम लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा उस एग्जाम में हमारा मटेरियल काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, और हमारे स्टूडेंट्स अगर इसको ढंग से पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा कंपटीशन देंगे, इवन वो अपना सीट भी सिक्योर कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से गेन कर सकते हैं नॉलेज, और बहुत जल्द ही आप टॉपिक वाइज अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। अब लोग कहते हैं, मुझे मैसेज आता है कि सर एग्जाम का 1 महीना है और इतना मतलब जल्दी अगर कोर्स हम ले तो क्या ये मेरे लिए सही होगा, टोटल मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बोल देता हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर आपको पूरे ऐप पर मेरा टोटल मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। हालांकि मैंने हाफ तक, आज तक यूनिट 4 में डाल दूंगा, 2 दिन बचेंगे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का,
इस सप्ताह आपको टोटल मटेरियल मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए 10 दिन भी काफी है अगर ढंग से मेहनत करते हैं। 1 महीना तो काफी है, अगर सही मटेरियल आपको मिल जाए, सही आपको पीडीएफ मिल जाए, सही एग्जाम का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको मार्केट में मिलता ही नहीं है मटेरियल। आप बुक उठाकर देख लीजिए, बहुत सारा बुक अवेलेबल है, लेकिन टू द पॉइंट टू द टॉपिक आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, एमसीक्यू नहीं मिलेगा और बुक नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा, देखिए 1500 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि इस एग्जाम के लिए अगर 1500 रुपये के लिए कंजूसी करके आप अगर एग्जाम को बीट करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप इतना देखिए कि जो हमारा एग्जाम का सिलेबस दिया गया है, क्या मुझे वो मटेरियल मिला है। यहाँ पे देखिए यूनिट 2 में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, वेस्ट जनरेशन कंपोजिशन है, टाइप ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बायोडिग्रेडेबिलिटी वगैरह है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू। और देखिए यहाँ पे उसका डेफिनेशन आपको मिलेगा सारा मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है। आप इतना देरी क्यों कर रहे हैं, आप मटेरियल लेने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है, आपको लेना चाहिए। आपको और भी मैं चीज दिखा रहा हूँ मटेरियल। आप जब बात कर रहे थे यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3, देखिए यूनिट 3 का भी है मेरे पास पूरा का पूरा मटेरियल। यूनिट 3 का देखिए कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कमर्शियल वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ट्रांसफर स्टेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइकल, ये सारा चीज। और यहाँ पे बनाया गया देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है पूरा, इंग्लिश में भी है पूरा दिया हुआ। तो ये आपके तैयारी के लिए बेस्ट है, आप मिला सकते हैं। देखिए यूनिट 3 में कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज, कमर्शियल वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, डिजाइन एंड कलेक्शन सिस्टम है ना। 4 में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, बहुत बड़ा है, किचन वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट इंजीनियरिंग, यहाँ तक है। अब देखिए कि 4th का भी यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मटेरियल टोटल है, आप यहाँ तक देखिए लास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशन रोल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग है ना, आप यहाँ पर मिला लीजिए, है ना। यहाँ पर पब्लिक एंड ऑपरेशन रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट, एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर में लिखा है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग तो आपको मिल जाएगा हमारे मटेरियल में ऊपर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। अगर इसने लिखा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल तो हमारे मटेरियल में नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मिल जाएगा। अगर उसने लिखा है बायोलॉजिकल प्रोसेस कंपोजिशन तो हमारे मटेरियल में मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंपोस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन एंड एनर्जी। इस तरह से पूरा आपको मटेरियल मिलेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है एडवर्टीजमेंट में, मैंने पहले ही बोला था। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देख लीजिए मटेरियल आप, है ना। सैनिटरी लैंडफिल ऑफ सॉलिड वेस्ट पूरा एकदम है बना हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पे पूरा टॉपिक फिगर के माध्यम से बताया गया है। आप पहले मटेरियल लीजिए, आपके लिए काफी बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट खत्म होता है। आपको ये मटेरियल मिलेगा कैसे, आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी स्पार्क ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां से आप हमारे कोर्स में जाएंगे। वहां पे पीडीएफ के लिए भी कोर्स है, अगर क्विज वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए भी है। ये लगभग 800 का है, पीडीएफ 368 का है। और वीडियो भी हमारा चाहिए, क्विज भी चाहिए और पूरा मटेरियल्स चाहिए आपका पीडीएफ, तो वो लगभग 1500 का है। और अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप वहां से ले सकते हैं। क्लियर है। जो हमारे परचेज स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या करें, आप कंटेंट स्टोर में जाएंगे और आप लोग ने जो ये परचेज कर रखा है कोर्स, वहां पे कंटेंट में जाने के बाद आपका जो टोटल मटेरियल अवेलेबल अभी हो रहा है क्विज वाला, वो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ही कंटेंट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा यहाँ पर, करंट अफेयर्स, पेपर सेकंड सीरीज फ्री, पेपर टू क्लास वीडियोस, पेपर टू टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको आना है नीचे पीडीएफ ASWM पेपर एज पर बीपीएससी सिलेबस, यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपको जो हमने अभी मटेरियल दिखाया है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। यूनिट 3 तक इस पे अपलोड हो गया है, आज रात में यूनिट 4 भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं यूट्यूब पे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ऐसे भी पेपर 4 का करा रहे हैं ना MCQ 4, तो यहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी परचेज स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और भूलना नहीं है आपको जो ये जो एज पर सिलेबस हमने बनाया है, जो कम समय में आपको एग्जाम में काफी मददगार होगा, इस फोल्डर में आपको पीडीएफ ASWMO पेपर 2 एज पर बीपीएससी सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा।